अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि एक बॉल है, वो एक रफ सरफेस पे ट्रैवल कर रही है और वो कैसे ट्रैवल कर रही है, उसकी इनिशियली वेलोसिटी v0 है और एक ओमेगा से वो रोटेट भी कर रही है, ठीक है। दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू v0 बाय r। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अगर बॉल ऐसे की तरफ आगे की तरफ जा रही है तो ओमेगा कैसे लग रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या प्योर रोलिंग के केस के अंदर क्या होता है कि इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है और प्योर रोलिंग के केस के अंदर फिर फ्रिक्शन या कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो जब इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2v0। कैसे, एक तो v0 ट्रांसलेशनल इसकी, और रोटेशन की वजह से ओमेगा नॉट इंटू आर आगे की डायरेक्शन में एक और, ठीक है। तो ओमेगा नॉट क्या है, v0 बाय आर। तो नेट इधर कितनी वेलोसिटी होगी, 2v0। अब इसके ऊपर ये रफ सरफेस है तो इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने के लिए आप सीधा देखकर ही एनालाइज कर सकते हैं कि क्योंकि इसकी टेंडेंसी आगे की तरफ स्लिप करने की है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ये पीछे की डायरेक्शन के अंदर इसमें लगेगा, ठीक है। और ये किसी मोमेंट तक लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमको क्या फाइंड करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन ओमेगा बिकम जीरो, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रिक्शन लगेगी तो उसकी वजह से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ कम हो जाएगी और जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है ये भी कुछ कम होगी, ठीक है। तो हमको उस टाइम पे फाइंड आउट करनी है v जब ओमेगा जीरो हो जाएगी, ठीक है, इस फ्रिक्शन की वजह से कम होगी। एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड v व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। प्योर रोलिंग यानी v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, ठीक है। लेकिन ये वाली जो ओमेगा होगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी इस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए ताकि इसकी जो नेट वेलोसिटी है ये जीरो आ जाए इस पॉइंट की। एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स अप टिल फ्रॉम द मोमेंट वी स्टार्ट दिस एंड टू एन अनलिमिटेड टाइम, या थोड़े टाइम जब तक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। इनिशियली यही है कि इससे रोटेट कर रही है एंड फ्रिक्शन इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ठीक है। फाइनली फर्स्ट पार्ट यानी जब ओमेगा जीरो हो जाएगी तो तब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ v1 लग रही होगी, ये हमने v1 वेलोसिटी मान ली और ओमेगा जीरो हो गई, ठीक है। और b केस के अंदर इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और r ओमेगा इज इक्वल्स टू v2, ठीक है। ये थर्ड केस हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जब ये v2 इज इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाएगा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी स्लिप करने की जीरो हो जाएगी, यानी ये ना इधर स्लिप कर रहा होगा तो ना इधर स्लिप कर रहा होगा। मतलब ये कंडीशन आने के बाद फ्रिक्शन फोर्स जीरो लगेगी, ठीक है। इसके बाद कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगी पूरे उसके ऊपर। तो यानी इस पॉइंट तक का हमको वर्क डन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन, आप बुकलेट में से भी इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ टू एन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी यहाँ से स्टार्ट करते वक्त टू एन अनलिमिटेड टाइम जब तक फ्रिक्शन लग रहा हो। तो फ्रिक्शन कब तक लगेगा, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं अबाउट द पॉइंट O। अब अबाउट द पॉइंट O क्यों कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का जो मोमेंटम है, फ्रिक्शन अगर हम किसी और पॉइंट के अबाउट लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का भी कुछ मोमेंटम आएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा या टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से कुछ टॉर्क लगेगा। तो हमको इसके टॉर्क को चेंज करने के लिए, क्योंकि टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ही लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो नेट टॉर्क जीरो है, इसलिए हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। बट अगर हम सेंटर के अबाउट देखते तो सेंटर के अबाउट एक टॉर्क लग रहा है, टॉर्क टाउ, जो एफ की वजह से, तो इसलिए हम सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सो हम कंजर्व करते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट O। अब पहले A फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था जब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो क्या होता है, एल ओ इज इक्वल्स टू LCM प्लस LCMO, यानी ये होता है L एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट O इज इक्वल्स टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, ठीक है।
तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसकी इसकी रोलिंग है, रोटेशन है, प्योर रोटेशन, तो वो कितना होगा ICM इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें एंगुलर मोमेंटम की, इस वाले केस के अंदर जो सेंटर के अबाउट बॉडी की वो है, तो वो होती है ओमेगा नॉट की डायरेक्शन के अंदर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर। और अब हम अगर देखें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑफ दिस LCM ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू वो कितना आएगा, R क्रॉस V होता है, R क्रॉस ओमेगा या R क्रॉस V होता है, R क्रॉस MV कह लीजिए आप सेंटर ऑफ मास का। तो R ऊपर की डायरेक्शन के अंदर O से, और V आगे की तरफ, तो यानी अंदर की तरफ। तो आपने देखा कि इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है उनकी वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आई, तो हम मान लेते हैं कि अंदर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम इनिशियली क्या आएगा RmV0, और यहाँ पर ओमेगा ये वाला जो मोमेंटम आएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस की टर्म आएगी। अब यहाँ पर जो I आएगा, यहाँ पे I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा है, तो I सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आपको सॉलिड स्फीयर का मैंने बताया था कितना होता है 2/5 mr², उसके सेंटर से पास करते हुए कोई भी एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² है। अब फाइनली इस केस के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि इसकी ओमेगा तो 0 हो गई है, बट एक इसकी वेलोसिटी है v1, तो v1 अबाउट द पॉइंट O, इसका मोमेंटम देखेंगे अबाउट द पॉइंट O, तो ICM इंटू ओमेगा वो तो 0 हो गया, दिस इज 0, और बस एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कितनी होगी R क्रॉस V1, यानी अंदर के डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी हमने पॉजिटिव ले ली, क्योंकि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर हमने पॉजिटिव माना था, तो क्या आया RmV1। ठीक है, इससे हमारी V1 आ गई 3/5 V0। ठीक है, अब सेकंड केस के अंदर आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों केसेस के, या तो फिर हम क्या कर सकता हूँ कि इसके बाद डायरेक्टली मैं ये वाला केस लगा सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के बीच में और इस टाइम के बीच में लगा सकता हूँ, या फिर इसके बीच में और इसके बीच में भी लगा सकता हूँ। तो मैं आपको बस ऐसी इसके बीच में और इसके बीच में लगा के बताता हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी क्योंकि इसका मोमेंटम क्या था MrV1 अंदर की तरफ इनिशियली, फाइनली क्या होगा MrV2 अंदर की तरफ, और I इंटू ओमेगा, ओमेगा कर्व करेगा ये भी अंदर की तरफ, तो दोनों आएंगे पॉजिटिव। तो क्या आया MV1R इस वाले का प्लस इज इक्वल्स टू 2/5 mr² इंटू ओमेगा, जो फाइनली ओमेगा हो जाएगी, प्लस MV2R। अब यहाँ पर प्योर रोलिंग है, तो V2 विल बी इक्वल्स टू R ओमेगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बी 3/5 V0। अब आते हैं हम वर्क डन निकालने में। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन क्या होगा। अब फ्रिक्शन जो लगी है उसने कुछ वर्क करा, ठीक है, कोई भी फोर्स लगती है तो वो कुछ वर्क करती है। अब इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो बॉल है, पोटेंशियल एनर्जी ये तो सेम ही ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड इक्वल लेवल पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है इनिशियली और फाइनली। ठीक है, लेकिन क्या चेंज आ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डेल्टा के विल बी इक्वल टू K2 माइनस K1, ठीक है, या फिर K1 माइनस K2 डिपेंडिंग ऑन द साइन, क्योंकि वर्क इज डन इन द फ्रिक्शन, इन डूइंग फ्रिक्शन, तो क्या हो रहा है इसकी वेलोसिटीज कुछ कम हो रही है। ठीक है, तो K1 माइनस K2 करेंगे, बट K की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ, मैंने आपको बताया था जनरल केस के लिए ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में तो क्या कहते हैं सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा, कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टोटल है, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस नहीं होता। तो यहाँ पर हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ICM की वैल्यू वही 2/5 mr², 2/5 mr², और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट। ठीक है, MVCM आपको पता है V0, आप ये डालेंगे तो इससे आपकी K1 आएगी, और K2 आपकी आ जाएगी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो ये वाली है, और सिमिलरली VCM क्या होगी V2 होगी, और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पे। इसको सॉल्व करने का एक और क्या तरीका है, यूजिंग द फोर्स इक्वेशंस। इसके अंदर क्या करा, सबसे पहले ए पार्ट देखा, जब ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है, लेट अस से कि ये केस है, इसमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाती है, मान लेते हैं कि इसकी सिर्फ V1 रहती है।
तो अब क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी वजह से इस बॉल के अंदर कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ Fm, F बाई एम, F इज इक्वल्स टू एम अगर हम करें तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ F बाई एम। माइनस क्यों है? क्योंकि हमने आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो फोर्स जो लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स रिटार्डेशन, तो इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली ये इसके ऊपर टॉक लग रहा है, अगर सेंटर के अबाउट देखें, ठीक है, सी के अबाउट देखें तो टॉक लग रहा है इसका, इसकी वजह से कुछ एंगुलर रिटार्डेशन आएगी, ठीक है। एंगुलर रिटार्डेशन कैसे आएगी? वही टॉक टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। टॉक टाउ कितना है? एफ डॉट आर, सेंटर से यहाँ पर आर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू आई कितना है? 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। इससे आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ F/2 F m अपॉन mr, ठीक है। ये भी नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि ये रिटार्डेशन है, यानी हमने जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, दैट इज ओके। अब क्या है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। ये अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा नॉट जो है ये नेगेटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। साइन कन्वेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी लेंगे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सिस्टमैटिकली चलें तो बेटर रहता है। तो साइन कन्वेंशन में बस मैंने क्या करा कि एक तो आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले ली, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव ले ली। अब अल्फा जो है ये क्लॉकवाइज लग रहा है, ओमेगा नॉट जो था ये एंटी क्लॉकवाइज था। तो ओमेगा नॉट, अब यहाँ से क्योंकि हमको पता है फाइनली क्या हो रहा है, इसके अंदर ओमेगा 0 हो रही है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? टाइम टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। अब हमको एक और इक्वेशन पता है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप t की वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, v नॉट तो आपको पता ही है, तो आपको फाइनल v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट केस। अब सिमिलरली आप सेकंड केस सॉल्व करेंगे जब आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बस इस केस के अंदर और उस केस के अंदर चेंज क्या है कि यहाँ पर आपने ओमेगा 0 डाला था, बट बी केस के अंदर ओमेगा 0 नहीं होगा, ओमेगा की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली v भी 0 नहीं होगा, v की भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ओमेगा आ गया आपका सॉल्व करके, यहाँ पर अगर आप मतलब आप डाल देते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ से सिमिलर वे में कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा सेम ही आएगा, और v की वैल्यू इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस एफ बाई एम इंटू टी, ठीक है। आपकी ये दो वैल्यू आ गई। अब प्योर रोलिंग के अंदर ये दोनों कैसे रिलेटेड है? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में आप ये दोनों वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, तो आपकी t की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि t एक अननोन है इसके अंदर, तो t की आपकी वैल्यू आ गई। जब आपकी t की वैल्यू आ जाएगी, आप इस इक्वेशन में डाल देंगे, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब आपको वेलोसिटीज पता चल गई, तो आपको थर्ड पार्ट के अंदर वर्क डन निकालना है। वर्क डन सिमिलर वे में ही निकलेगा, सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, और भी मेथड होंगे, बट दिस इज द बेस्ट मेथड कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ही वर्क डन होगा, ठीक है। तो आपको वेलोसिटीज पता चल गई, आप काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि ये एक वेज था और इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म रख दिया हमने m मास का, और उसके ऊपर एक हमने स्फीयर रख दिया जिसका मास m है, स्मॉल m, रेडियस r है, और इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, बट वेज और इसके बीच में, वेज और प्रिज्म के बीच में फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ओके, एंड म्यू मिनिमम निकालना है, सो दैट ये जो म्यू मिनिमम है फॉर प्योर रोलिंग, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऑफ द स्फीयर। अब सबसे पहले आप देखिए कि क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन 0 है, तो सीधी सी बात है कि इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, नीचे आएगा, इसका मतलब एक तरह से ये आगे जा रहा है, ठीक है। नीचे तो आ रहा है बट इसकी कुछ इधर वेलोसिटी भी है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द वेज। आप देखेंगे कि अगर जैसे नीचे आया तो कैसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद तो ऐसा हो गया, इसका मतलब ये कुछ मूव कर गया आगे, तो इसकी आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। नाउ अब क्योंकि अब हमको सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रही है
उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है। तो ये जो वेज है ये इसके साथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा बॉल के ऊपर आगे की तरफ, ताकि बॉल इसके साथ मूव हो। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन स्टॉप करता है। अब अगर ये आगे जाता है और ये यहीं पे रहता तो एक तरह से रिलेटिव मोशन हो जाता है। लेकिन अगर ये बॉल इस वेज के साथ, इस प्रिज्म के साथ आगे जाएगी तो रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा। तो आगे कैसे जाएगी ये, जब ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो अगर हम स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमको पता चलेगा जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ लग रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो है ये नीचे जा रहा है कुछ ए नॉट वेलोसिटी से, ए नॉट एक्सेलरेशन से, सॉरी, जो ये वेज, ये जो हमारा ट्रायंगल प्रिज्म है ये इसके अलोंग जा रहा है कुछ ए नॉट से, ठीक है। अब हम इस स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसके ऊपर जो फोर्सेस लगाएंगे उसको इसके ऊपर बैठ के लगाते हैं, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन है खुद तो वही सूडो फोर्स आएगी, आपको बताया हुआ है F इक्वल्स टू ma सूडो फोर्स ma नॉट, वो उसके सेंटर से पास होगी। और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो इसका वेट नीचे डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन के अंदर, और एक नॉर्मल रिएक्शन ये प्रिज्म लगा रहा होगा इसकी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम फोर्स बैलेंस करते हैं। फोर्स बैलेंस के अंदर क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या क्या वेलोसिटीज, क्या क्या एक्सेलरेशन है। वर्टिकली तो ये मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हमने इसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बताई है इनकी, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, तो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे फोर्स बैलेंस करें तो क्या आएगा, N इज इक्वल्स टू mg, और इस ma नॉट का कॉम्पोनेंट इधर ma नॉट साइन थीटा, तो आया mg माइनस ma नॉट साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर बताएंगे। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्योंकि आपको पता है अगर आप इस फ्रेम से देख रहे हैं और इसके अबाउट देख रहे हैं तो क्या है कि इस फ्रिक्शन फोर्स का एक टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्योंकि हमको प्योर रोलिंग का केस देखना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए इसकी, इस डायरेक्शन के अंदर आनी चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग में इस पॉइंट की जो नेट एक्सेलरेशन होगी या नेट वेलोसिटी होगी दैट शुड बी 0। तो ये कैसे आएगी, जब इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर होगी और अल्फा यानी टॉर्क इधर लगा रहा है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा और लीनियर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। इसलिए हमको पता चल गया कि एक्सेलरेशन इस बॉल की किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन के अंदर। अगर आप वैसे कोई और डायरेक्शन भी ले तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनली आपका आंसर उसी हिसाब से आ जाएगा अपने आप। कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, बट ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बताता हूं। और आपको मैंने बताया था कि टॉक टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो मैंने सेंटर के अबाउट लगाता हूं। जैसे यहां पर अभी पहले इक्वेशन बताता हूं आपको, हॉरिजॉन्टल वाली आप पहले कंजर्व करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि आपने ए डायरेक्शन, ए वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ले ली तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर ma नॉट cos थीटा नॉट माइनस fs इज इक्वल्स टू ma, एक है इस बॉल की एक्सेलरेशन। अब हम एक इक्वेशन लगाते हैं, टॉक टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है, और ये किस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्योंकि मैंने आपको आपको बातें बताई थी कि जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर टॉक टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा कब लगता है, या तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगता है या फिर एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लगता है जिसकी नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया, क्योंकि यहां पर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते हैं क्योंकि इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रही है। सूडो फोर्स कब लगती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। तो सूडो फोर्स को काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे टॉक टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉक क्या क्या आ रहा है, इस बॉल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसका टॉक आएगा। सो दैट विल बी fs डॉट r, दैट विल बी इक्वल टू i इंटू अल्फा विच इज 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। अब एक और कंडीशन है विच इज फॉर प्योर रोलिंग वी हैव a इज इक्वल्स टू r अल्फा, ठीक है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपके अननोन्स कौन कौन से हैं आप देखें तो, एक तो n, ठीक है, एक a नॉट, 2 fs 3, ठीक है, fs 3 हो गए, a 4 और अल्फा 5। अब आपके जब 5 वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं आपको उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है तभी आपका सोल्यूशन आएगा। तो यहां पर तो आपकी 4 इक्वेशन हुई, अब आपको एक इक्वेशन और चाहिए। एक और इक्वेशन कहां से आएगी,
ये जो आपका प्रिज्म था, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बॉल किस डायरेक्शन में लगा रही होगी, इस डायरेक्शन के अंदर, ताकि रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाए, क्योंकि बॉल की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो वो उसकी मूव करने की टेंडेंसी इधर है, तो वो भी इसको चाहेगी कि इस डायरेक्शन में मूव हो। तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर किधर आएगी, इस डायरेक्शन के अंदर। एक एन नॉट आएगा और यहाँ पर mg प्लस एन, ये जो बॉल की तरफ, बॉल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, और ये एन नॉट मान लिया ड्यू टू दिस। और हमको पता है, हमने माना था इसकी जो एक्सेलरेशन थी इस डायरेक्शन के अंदर वो a नॉट थी, और इस डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर टू द वेज कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये इससे बाहर नहीं निकल रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस बैलेंस करते हैं। तो क्या आएगा, n प्लस एम जी, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर ये कितना है, ये हमारा थीटा है, तो ये भी थीटा है। ये एम जी प्लस एन कितना आएगा, ये जो है ये थीटा आएगा आपका। तो ये वाला क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, एम जी प्लस एन साइन थीटा, माइनस एफ एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर एफ एस कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए नॉट। तो ये आपकी पांचवी इक्वेशन बन गई, और आपके 5 अननोन्स हैं। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन ए भी मिल जाएगी, ए नॉट भी मिल जाएगी, एफ एस मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको बी पार्ट में पूछा है म्यू मिनिमम निकालनी है फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि एफ एस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन, तभी प्योर रोलिंग होगी, ठीक है। इससे ज्यादा है तो इसका मतलब स्लिपिंग स्टार्ट है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इतनी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते इससे ज्यादा, तो इससे कम ही होनी चाहिए। नाउ म्यू मिनिमम, एन की वैल्यू आपको पता है, एफ एस की वैल्यू पता है, आपकी यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी द मिनिमम वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसके अंदर क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कुछ ऐसा, ठीक है, और ये ऐसे पड़ा हुआ है, और 2 बार्स के बीच में ये ऐसे अटका हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो बार है इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है आगे की डायरेक्शन के अंदर, और नीचे वाली बार जो है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही लगा के देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब आप देखें, हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द प्लैंक्स, इन तीनों की एक्सेलरेशन फॉर नो स्लिपिंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, यानी यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, और ये जो है ग्राउंड और इस प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज 0। तो हम सिंपली क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि इस प्लैंक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। जनरली कोई बंदा देखेगा तो क्या लगेगा उसको कि वही है, इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेटिव मोशन देखें, वैसे तो फोर्स की डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आप कोई भी ले ले तो आपके एंड में जो रिजल्ट आएगा वो साइन के साथ, अगर आपने गलत भी ली होगी तो वो नेगेटिव आ जाएगा। साइन आप बता सकते हैं उससे कि नेगेटिव डायरेक्शन है, बट अगर आपको एज स्टार्टिंग लेनी है, जस्ट आप देखते ही लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं है, तो प्लैंक आगे जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स का लगेगी, प्लैंक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन के अंदर, बट हो सकता है कि आगे की डायरेक्शन में भी लगे ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे क्या आया, मान लिया हमने एक्सेलरेशन इसकी आगे की तरफ है a1, तो f माइनस f1 इज इक्वल्स टू ma1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस प्लैंक के ऊपर देखते हैं, इस दूसरे प्लैंक के ऊपर देखते हैं। मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन a2 इस डायरेक्शन के अंदर है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2f माइनस f2 इज इक्वल्स टू ma2, ओके। नाउ अब हम इस फेयर को, इस सिलेंडर को हम देखते हैं क्या है। इसके ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर, F1 इस डायरेक्शन के अंदर, और मान लिया इसकी कुछ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, या इस डायरेक्शन में भी आ सकती है कुछ भी, बट एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, और अल्फा तो आपको पता है कि ये ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, ये ऐसे रोटेट कर रही है तो अल्फा कैसा आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, तो अल्फा की डायरेक्शन तो आपकी सही है। तो आप इक्वेशन बनाएंगे वही F2 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू ma, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ टॉर्क बैलेंस करेंगे, टॉर्क वाली F1 प्लस F2 इंटू R, ये F1 प्लस F2 क्यों है, क्योंकि जो इसका टॉर्क आ रहा है F1 का क्या आ रहा है, R क्रॉस F यानी इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और F2 का टॉर्क कितना आ रहा है, R क्रॉस F, ये भी इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर, सो इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन।
अब ये कंडीशन है एक कि देयर इज नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। अब नो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, यानी प्योर रोलिंग हो रही है या जो भी है, तो स्लिपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि अब इस पॉइंट के आप एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आप एक्सेलरेशन देखेंगे, क्या क्या आ रही है इस पॉइंट की, एक तो ए आ रही है आगे की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और आर अल्फा इस डायरेक्शन के अंदर। अब आप देखेंगे कि क्या है कि ये पॉइंट स्लिप कब नहीं करेगा, जब अगर हम ये पॉइंट इसके ऊपर माने, सिलेंडर के ऊपर माने, तो इसकी जो नेट आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगी इस पॉइंट की, उसी पॉइंट को अगर हम इसके ऊपर मानते हैं, सिमिलरली बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर सेम होनी चाहिए, तब ये स्लिपिंग नहीं करेगी। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए प्लस आर अल्फा, इस पॉइंट की क्या है, ए तो ट्रांसलेशनल एंड आर अल्फा भी एक और, तो ए प्लस आर अल्फा, और इस यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इसकी क्या है A1, तो ये दोनों अगर इक्वल होंगी तो स्लिपिंग नहीं होगी, तो ए प्लस आर अल्फा इज इक्वल्स टू A1। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, आर अल्फा इस डायरेक्शन के अंदर माइनस ए इस डायरेक्शन के अंदर, और A2 क्या है इस डायरेक्शन के अंदर है, सो दिस इज A2। तो आपकी 6 इक्वेशंस आ गई हैं, यहाँ पर आपने देखा 6 इक्वेशन है, और आपके टोटल 6 अननोन है। 6 कौन कौन से हैं, F1, A1, F2, A, अल्फा और A2, ठीक है, ये आपके 6 अननोन है, आपकी 6 इक्वेशंस है, आप इनको सॉल्व करके सारी अननोन्स निकाल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। ये एक्चुअली एक स्पूल है। स्पूल क्या होता है, जो आपकी जैसे अपनी चरखड़ी देखिए पतंग वाली, उसके अंदर क्या होता है, उसका कुछ आउटर रेडिया तो होता है जिससे आप जैसे साइड में जो लगा होता है, और जिसके ऊपर मांझा बंधा होता है वो कुछ इनर डायमीटर होता है, यानी कुछ ऐसा, और अगर साइड व्यूज देखेंगे तो साइड से ऐसा होगा आपका बाहर वाला साइड वाला पोर्शन, बट जिसपे एक्चुअली मांझा है वो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब इस पूल पे कुछ धागा बंधा है, और इस धागे को हमने कुछ F फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से खींचा, ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्पूल, इस पूरे का एक्सेलरेशन, एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको फ्रिक्शन की फोर्स ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल आया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया, और आपसे पूछा जाता है कि ये रोटेट किस तरफ करेगा, यानी किस तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो इसका एक सबसे अच्छा मेथड ये है कि क्योंकि यहाँ पर आपको पता है प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो प्योर रोलिंग के केस में ये आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्या है, अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रही है, बट इस पॉइंट के अबाउट उस फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क बचा जो कि इस फोर्स का है, जो कि आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग हो रही है, तो एक तरह से इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, मूव करने की। तो इससे हमको पता चल गया जो हमारी अल्फा है वो क्या आई इस डायरेक्शन के अंदर, अल्फा, ठीक है। ये आ गई आपकी अल्फा, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा था तो ऑब्वियसली ऐसी अल्फा होनी चाहिए, ये आपकी अल्फा आ गई। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, इसके सेंटर ऑफ मास देखें, तो आपको जो टॉर्क लग रहा है इस फोर्स का टॉर्क, ठीक है, वो तो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा जो आपकी अल्फा है दिस इज क्लॉकवाइज, तो इससे आपको पता चल गया एक क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा जिसकी वजह से ये अल्फा क्लॉकवाइज आ रही है। अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क किस वजह से आ रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से। तो इससे हमको पता चल गया आपकी जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, तभी ये क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये एक्चुअली आपके ऑब्जेक्टिव्स में काफी काम आएगा। ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कि आपके कई एग्जामिनेशंस में पूछा हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो उस केसेस में आप एनालाइज कर सकते हैं इनको। बाकी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। हमको यहाँ पे डायरेक्शन पता चल गई, आप यहाँ पे डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, बट फाइनली आपकी डायरेक्शन नेगेटिव कर सब आ जाएगी। अब हमको क्योंकि पता चल गया तो हमने इसी डायरेक्शन में ले लिए। हम फोर्स बैलेंस करते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड की वजह से, mg और फोर्स, ठीक है। तो F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, मान लिया ये A एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, मान लेते हैं। तो F cos थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। द सेकेंड इक्वेशन इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, वो वही एफ एस डॉट आर
कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर है, माइनस एफ डॉट आर स्मॉल आर, ये नेगेटिव वाला है क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर था, और आई इंटू एल्फा, तो आई इंटू एल्फा ये वाला टॉक अंदर की तरफ, तो ये आपका फाइनल आ गया। एंड क्योंकि प्योर रोलिंग है तो ए इज इक्वल्स टू इस पॉइंट का ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा होगा, ठीक है। ग्राउंड आपका स्टेशनरी है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो इक्वेशन होती है ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा, ये सिर्फ उसी केसेस में होती है जैसे आपके यहाँ पे रोटेशन हो रही है, ये वाला जो दूसरा वाला जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है ना, ये जो ग्राउंड है ये स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है, तब ये वैलिड होती है। नहीं तो मैंने आपको इसके पिछले एग्जांपल्स में बताया था कि प्योर रोलिंग या फिर जो भी होता है स्लिपिंग की कंडीशन कब नहीं होती, ये स्लिप कब नहीं कर रहा होता, जब इस पॉइंट की, जब ये जो पॉइंट है अगर हम इस बॉडी के अंदर लें तो उसकी जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, और ये पॉइंट अगर हम इसके अंदर लें, इस नीचे वाली बॉडी के अंदर लें, तो इसकी जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन है ये दोनों सेम हो तो तब स्लिपिंग नहीं होगी। बट ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा जो आपका आता है, ये सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब नीचे वाला जो बॉडी है आपकी ये स्टेशनरी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेशनरी आपका ग्राउंड है तो ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा हमने लगा दिया, और आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आई इज इक्वल्स टू गामा या वाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, आपकी आराम से इससे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमको डेल्टा वर्क डन निकालना है, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। अब ये वर्क डन क्या होगा, दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दिस विल बी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी, और ये अगर आप यहाँ पे करेंगे और वी ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर डालेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बी पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ निकालना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो वर्क डन क्या क्या होगा, एक तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अभी इनिशियली रेस्ट करती है और एकदम से मूव करने लग जाती है, इसकी कुछ वी और ओमेगा हो जाती है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी। लेकिन इस केस के अंदर, प्योर रोलिंग के केस के अंदर, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों? ये जो है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू जीरो, ये क्यों होता है? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये एक्ट होती है प्योर रोलिंग के केस के अंदर क्या है कि ये पॉइंट स्टेशनरी होता है, यानी v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा जो होता है, या a इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं ये वाला पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो वो जो फ्रिक्शन है वो एक्ट जरूर करती है, लेकिन ये पॉइंट क्या है कि ये पॉइंट ऊपर चला जाता है, जो भी है ये पॉइंट जो है ये स्टेशनरी मानते हैं हम, किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा स्टेशनरी रहेगा। तो इस वजह से हम क्या मानते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये आप याद रखें, अगर प्योर रोलिंग है ऑल थ्रू आउट, जब भी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है या कुछ भी ऐसा मोमेंट आता है कि प्योर रोलिंग हो जाती है, तो उस केस उसके बाद वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी जीरो, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी फोर्सेस का वर्क डन बचा, एक तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So the work done by the external force will be equals to the change in kinetic energy। हमने जितना वर्क करा वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन के अंदर कुछ चेंज नहीं आया, फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्क नहीं हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था और अब फाइनली कुछ वेलोसिटी हो गई है और एक ओमेगा हो गई है। तो ये जनरल केसेस के लिए मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ICM की वैल्यू आपको पता है और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, V बाय आर होगी, VCM आपको पता चल जाएगा और आप आराम से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल पे आते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि लेटेस्ट से कि ABCD का एक रेक्टेंगुलर लैमिना था, इसकी इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, V1 I कैप, सॉरी यहाँ पर I कैप है, प्लस V2 J कैप, यानी मतलब ये तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा लेटेस्ट सपोज, और ये साथ साथ में रोटेट भी कर रहा था अबाउट इट सेंटर ऑफ मास विद ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट। अब एकदम से हमने क्या करा, इसको ए पॉइंट पर हिंज कर दिया, यानी एकदम से कोई जैसे कोई कील लग जाती है, कुछ ऐसा होता है कि बीच में अटक गया, जा रहा था और घूम रहा था और एकदम से कहीं पर अटक गया, ठीक है। तो ए के अबाउट एकदम से हिंज हो गया, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ओमेगा, जब ए के अबाउट अब ये रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है, तो ओमेगा आफ्टर बीइंग हिंज्ड, ठीक है, एंड ऑल्सो द इम्पल्स ड्यू टू द हिंज रिएक्शन।
अब जब ये एक्चुअली यहाँ पे हिंज हो जाएगा तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, लेट अस से कि ये कोई चीज़ थी, ये साथ साथ में रोटेट कर रही थी, मूव कर रही थी, और एकदम से इसको हिंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, एकदम से इसके ऊपर इंपल्स लगेगा और ये क्या करेगा, इस हिंज के अबाउट ही रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि इसके अबाउट रोटेशन होगा, बिल्कुल ए के अबाउट। कोई भी आप कील देखें, कील पे कुछ भी टांगे तो उसके अबाउट रोटेशन होता है, पूरा प्योर रोटेशन होगा इसके अबाउट, ठीक है। तो हमको ये ओमेगा फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे? अब क्योंकि ए के अबाउट एकदम से हो रहा है तो ए पर हमारी फोर्सेस लगी होंगी, मतलब कुछ ये जा रहा था तो एकदम से ये रुक गया और एकदम से कुछ फोर्सेस लगा, किसने लगाई? ए पर लगी, कुछ वॉल ने लगाई है, जो मर्जी हुआ, ए पर कोई फोर्स लगी, इसकी वजह, और कहीं पर फोर्स हमारी नहीं लगी किसी भी पॉइंट पर। तो हमको पता है क्योंकि ए के अबाउट सारी फोर्सेस लगी हैं, तो जो ए के अबाउट फोर्सेस लगी हैं, ठीक है, इनका जो टॉर्क होगा वो ए के अबाउट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसी से पास कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं अबाउट द पॉइंट ओ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके अबाउट करवा सकते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो और कोई टॉर्क है ही नहीं जिसका मतलब जो टॉर्क की वैल्यू इस डायरेक्शन के अंदर आए, इसकी एक्सिस के अबाउट आए। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम अगर हम ए के अबाउट देखें वो कितना था, ये v1 वेलोसिटी ज़्यादा, v2 ये वाली वेलोसिटी, और ओमेगा से रोटेट कर रहा था। तो आपको एंगुलर मोमेंटम ओमेगा मैंने बताया हुआ है, दिस इज ICM इंटू ओमेगा प्लस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ICM इंटू ओमेगा यानी बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ICM यहाँ पे कितना है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना का आपने बुकलेट में फॉर्मूला पढ़ा होगा, विच इज ma² प्लस b² / 12 इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन यहाँ पर a और b इक्वल है, यानी ये स्क्वायर लैमिना है एक्चुअली, तो a और b इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया ma² / 6, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास की क्या क्या वेलोसिटीज हैं, एक v1 है और एक v2 है। तो v1 की वजह से एक मोमेंटम होगा, v1 का मोमेंटम कितना होगा, ये a/2 इंटू v1, ma/2 इंटू v1, और ये कितना है बाहर की डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखें। सिमिलरली ये ICM इंटू ओमेगा जो हमने देखा था, इसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, तो ये भी पॉजिटिव, और एक v2 की डायरेक्शन की वजह से आएगा, v2 की वजह से वो कितना हुआ, ma2 इंटू v2, ये भी बाहर की डायरेक्शन के अंदर। तो ये हो गया आपका टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनली क्या होगा, सिर्फ एक ओमेगा बचेगी, यानी ए के अबाउट सिर्फ ये रोटेट कर रहा होगा, तो वो कितना होगा, IA इंटू ओमेगा, ठीक है, IA इंटू ओमेगा, ये फाइनल इसके अबाउट। अब क्योंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन है तो हम सीधा ये लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जिसके अबाउट प्योर रोटेशन होता है उसके अबाउट आप सीधा IA इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब IA आपको फाइंड आउट करना है, आपको लग रहा होगा कि IA कैसे फाइंड आउट करने की, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ICM आपको पता है सेंटर ऑफ मास ma² / 6 होता है ICM। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा दीजिए, क्योंकि ये लैमिना है यानी ये प्लेनर है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जब लगाएंगे तो क्या आएगा कि ये डिस्टेंस कितना है, ये हो गया आपका a/2, ये अगर आप देखें यहाँ से ये a/2 आएगा, इसका हाफ, इस पूरे का हाफ, ये भी a/2 आएगा, तो ये डायगोनल कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा a/√2, ये आपका आता है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2। अब आपको बताया था ये कितना आता है, IA कितना होगा, IA विल बी इक्वल्स टू ICM प्लस md², ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा। तो ICM आपको पता है ma² / 6 है, और d आपको पता चल गया a/√2 है, तो यहाँ पर आ गया ma² / 2 प्लस ma² / 6, जो कि टोटल कुछ आएगा, तो ये आपका IA आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये इस पूरी इक्वेशन यूज करके आपको सारी चीज़ें नोन है, सिर्फ ओमेगा अननोन थी, आपको ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमको बताना है इम्पल्स ड्यू टू हिंज रिएक्शन। अब इम्पल्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, इम्पल्स इज एक्चुअली कि एक मोमेंट पर उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, स्मॉल टाइम dt की के लिए लग रही हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। अगर हम ये लीनियर इम्पल्स की बात कर लें,
अगर हमको यहाँ पर, क्योंकि गिवन नहीं है, लीनियर निकालना है या एंगुलर निकालना है, बट अगर आप देखें यहाँ पर एंगुलर अगर गिवन होता हमको, तो एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो एक पॉइंट के अबाउट होता है। तो यहाँ पे हमको कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये बता सकते हैं ये लीनियर इम्पल्स है। ठीक है, तो लीनियर इम्पल्स क्या होता है? इट इज एक्चुअली द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम क्या है कि VCM आफ्टर हिंजिंग क्या है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर जब ये हिंज कर जाता है तो क्या होगी, ओमेगा इंटू a/√2। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी होगी। अब अगर आप इसको कंपोनेंट्स में बनाएं, यानी आई कैप और जे कैप में, ठीक है, तो ये तो क्योंकि इसके बिल्कुल ये जो डायगोनल है ये क्या होगा, यहाँ से 45 डिग्री बना रहा होगा। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये पूरा 90 होता है और डायगोनल 45 डिग्रीज पे ही होता है, तो ये कितना बना रहा होगा, 45 डिग्रीज। तो इसके कंपोनेंट्स अगर आई कैप और जे कैप में करें तो कितना आएगा, cos 45 आई कैप प्लस sin 45 जे कैप। ये तो आफ्टर वो आया। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर अब इसकी कितनी आ गई, ओमेगा a/√2 इंटू cos 45। cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो ओमेगा a/2 आ गई। और इनिशियली कितनी थी इसकी वेलोसिटी, वो v1 थी। तो क्या आया, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो इम्पल्स लगा होगा वो कितना आया, m ओमेगा a/2 माइनस v1। और y डायरेक्शन के अंदर कुछ इम्पल्स लगा होगा वो कितना आया, m ओमेगा a/2 माइनस v2। तो नेट इम्पल्स कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ jx² प्लस jy²। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि ये एग्जाम्पल कोलिजन से रिलेटेड है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर कराया था। जब मैंने आपको पहले कोलिजन के एग्जाम्पल्स कराए थे, उसके अंदर रोटेशन का कहीं पे भी यूज़ नहीं था, बट अब मैं आपको रोटेशन के यूज़ करते हुए कोलिजन के एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या है कि एक बॉल थी, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया v0 = 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, एट एन एंगल थीटा = 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये यहाँ पर वापस आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन करके, तो यहाँ पे कुछ कोलाइड करेगी और इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है और यहाँ पर हमको दे रखा है म्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। हमको इसकी वेलोसिटी बतानी है आफ्टर द कोलिजन। तो हम क्या करते हैं कि जो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी होगी उसकी मान लेते हैं y डायरेक्शन के अंदर v1 होगी और x डायरेक्शन के अंदर v2 होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ये चीज़ याद रखें कि sin 37 की वैल्यू, ठीक है, दिस इज 3/5 एंड cos 37 की वैल्यू है 4/5। ये काफ़ी स्टैंडर्ड टर्म है, मतलब स्टैंडर्ड थीटा है, तो ये आप याद रखें, ये वैल्यूज़ काफ़ी यूज़ हो सकती हैं डायरेक्टली। तो एक चीज़ आपको पता है कि जैसे ये जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी ये कितनी आएगी, v0 sin थीटा विच विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। कैसे, 3/5 इंटू 10 कर देंगे v0 से, तो ये आपकी वो आ जाएगी, तो ये आएगी 6 मीटर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से आपको पता है कि हमने जब इसको इतनी वर्टिकल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो जब ये सेम लेवल पे आती है, सिमिलर लेवल पे, इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी भी सेम उतनी ही होती है, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। तो इससे कोलाइड करने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिर्फ हम वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोलिजन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आपको याद है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के अंदर ग्राउंड को 1 और 2 मान लेते हैं, तो 0 माइनस v1 अपॉन 6 माइनस 0, तो ये आ जाएगा v1/6 एंड v1 विल कम टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्चुअली में जो चेंज आया ये किस वजह से आता है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है यहाँ पर जो ग्राउंड लगाती है उसका एक इम्पल्स एक्ट करता है और उसकी वजह से ये चेंज इन मोमेंटम आता है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये इम्पल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं विच इज n dt। ये कितनी होगी, m, चेंज कितना हुआ, v1 माइनस 6, ठीक है। तो इतना चेंज करा इस इम्पल्स ने विच कम्स आउट टू बी 9m, ठीक है। अब हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, तो फ्रिक्शन जो होगी वो भी एक इम्पल्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू कितनी लगेगी, मतलब F जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितनी लगेगी। या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है म्यू n,
या फिर कुछ और एफ लग सकती है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली एफ की वैल्यू लग रही है? अब आपको मैंने एक केस बताया था, रोटेशन के अंदर बताया हुआ है कि एफ उतनी लगती है जब तक ये प्योर रोटेशन ना कर पाए, यानी एफ जब लगेगी जब इसको मोशन जो स्लिपिंग होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एफ की वैल्यू पर, छोटी एफ की वैल्यू पर अगर यहाँ पर प्योर रोटेशन हो रहा है तो इतनी ही वैल्यू लगेगी, लेकिन अगर प्योर रोलिंग करने के लिए हमको एफ मैक्स से ज़्यादा एफ की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम ये अपनी एफ मैक्स की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया कि अभी हमको नहीं पता कि कितनी चाहिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी एफ की वैल्यू के लिए प्योर रोलिंग होगी, ठीक है। तो ये मान लिया कि ये मोमेंट, ये यहाँ पे इम्पल्स JF लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो JF डॉट आर विल बी इक्वल टू द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 थी जो इसको प्रोजेक्ट कर रहा था, बट ड्यू टू दिस इम्पल्स, ड्यू टू दिस एंगुलर इम्पल्स, इसकी वजह से कुछ चेंज, इसकी रोटेशन आ जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। अब ये स्फीयर है तो 2/5 mr² होता है इंटू ओमेगा, और JF की वजह से जो ये इम्पल्स लग रहा है इसकी वजह से चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा विच इज m8 - v2, ठीक है। ये आप देख सकते हैं साइन कन्वेंशन आराम से कि v2 फाइनल हो जाता है और ये इनिशियल है, मतलब, और ये कुछ रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये आ गया m8 - v2। फॉर प्योर रोलिंग दिस v2 शुड बी इक्वल्स टू r ओमेगा। अब इससे जब हमने कैलकुलेट करा इन तीनों इक्वेशन से, JF की हमारी वैल्यू आई 16 m/f, पर जो J मैक्स यानी म्यू एन डी टी जो हम लगा सकते हैं वो कितना होगा, म्यू एन इंटू डी टी, एन डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आया 4.5 m। अब आप देख सकते हैं कि J मैक्स जो है ये JF से ज़्यादा है, ये आएगा समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब कितना फ्रिक्शन का वो लग रहा होगा, इतनी वैल्यू लग रही होगी, नॉट JF मैक्स, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया ये लग रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, V2, और हमको V2 की वैल्यू मिल जाती। अगर हमारा ये कुछ इससे ज़्यादा आता, यानी अगर कुछ ऐसा होता कि J मैक्स JF से लेस आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते, इक्वेशंस यही बनाते, इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम J मैक्स की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे J मैक्स की सीधा वैल्यू डालते आप 4.5 m म्यू एन डी टी करके, और सीधा आप V2 की वैल्यू निकालते। तो आपने देखा कि हमको सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी F की वैल्यू निकल रही है, ठीक है, बस आपको F देखना है कि कितनी वैल्यू पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि इनिशियली जो ये रॉड थी आपकी, ये रॉड वर्टिकल थी, अब क्या होता है, इसको हमने थोड़ी सी मूवमेंट दे दी नीचे से, तो ये यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और ये कुछ स्लाइड करने लगेगी, ठीक है, ये यूँ अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे रख दें और अगर फ्रिक्शन ना हो, ये फ्रिक्शन की वजह से अभी टिकी हुई है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये ऐसे मूव करने लग जाती, ठीक है। तो अब ये मूव क्यों करेगी, क्योंकि जो ये वॉल है ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी N1 इस डायरेक्शन के अंदर, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगा रहा होगा N2 इस डायरेक्शन के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसकी कुछ एक्सेलरेशन आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, और क्योंकि टॉर्क जो है कभी बैलेंस होगा कभी नहीं होगा एज ड्यू टू द मूवमेंट, तो उसकी वजह से कुछ एक रोटेशन भी आती है सेंटर ऑफ मास की, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले अब ऐसे एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक एक अप्रोच आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, सीधा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे किसी भी टाइम पे क्या है। लेट अस से कि अब ये एंगल थीटा बना रहा है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में चलते हैं, क्योंकि यार हम लीनियर रिस्पेक्ट में चलते हैं तो आसान नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ से L/2 है, ठीक है, और ये यहाँ से भी L/2 है, तो आपको x और y कोऑर्डिनेट्स आराम से पता चल जाएंगे कि L/2 है तो ये L/2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, और L/2 sin थीटा इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, ठीक है।
आपको पता है यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ये रोटेट कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो थीटा है, एंगल जो है यहाँ से ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ओमेगा चेंज हो रहा है या वीएक्स की वेलोसिटी की वजह से, इन दोनों के अंदर कुछ चेंजेस की वजह से ये थीटा चेंज हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। अब हम वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड इन द एक्स डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, Vx इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, dx बाई यहाँ पे dt करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा d थीटा बाई dt, और d थीटा बाई dt क्या होता है, ओमेगा। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई ओमेगा L बाई 2 cos थीटा। और इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आपकी ax की वैल्यू आ जाती है। अब जब आप ax करेंगे dv बाई dt तो यहाँ पे दो टर्म्स है डिफ्रेंशिएट होने वाली, एक तो ओमेगा और एक थीटा। पहले आप ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो कितना आएगा, अल्फा एल कॉस थीटा बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थीटा वाली टर्म को तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी जो कि ओमेगा होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 साइन थीटा। ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। अब वी वाई की वैल्यू देखें तो ये आ रही है माइनस एल बाई 2 साइन थीटा, ऊपर के डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, या जो भी नीचे की डायरेक्शन के अंदर, हमने ऊपर की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव मानी है, नीचे की डायरेक्शन के अंदर इसकी कुछ वो होगी नीचे की, या वो देख लीजिए आप जो भी आपकी वैल्यू आई, और इसी से आप ए वाई की वैल्यू निकालेंगे विच कम्स आउट टू बी माइनस एल बाई 2 साइन थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है कि वी हैव टू show that the rod will lose contact with the vertical surface at theta is equals to cos inverse 2/3। अब जब ये वर्टिकल इससे कांटेक्ट छोड़ देगा तो क्या होगा, n1 0 हो जाएगा। अब n1 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी वो 0 हो गई, फोर्स 0 होने की वजह से। Vx 0 नहीं होगी बल्कि Ax 0 होगी, यानी क्योंकि फोर्स n1 0 हो गई, ठीक है, तो Ax 0 हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू कुछ हो सकती है v समथिंग, तो Ax हमको फॉर्मूला यहाँ पे पता था, तो उससे क्या होगा, हमारे एक रिलेशन आ जाएगा, हम Ax की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे आया हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर टैन थीटा। अब यहाँ पे तीनों वेरिएबल हैं, हमको ना अल्फा पता है, ना ओमेगा पता है, ना थीटा पता है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस अज्यूम कि किसी थीटा पर, कोई भी एक थीटा है जिस थीटा पे ये कांटेक्ट लूज कर रहा है वो थीटा है, तो उस पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। उसमें क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वही द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एल बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब पहले तो वर्टिकल था बिल्कुल, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का था यहाँ से एल बाई 2 पे, और अब कितना आ गया, ये कुछ यहाँ से डिस्टेंस पर आ गया। चल मान लीजिए यहाँ से एल बाई 2 पे था, और अब यहाँ पर कहाँ पर आ गया, सम एल बाई 2 कॉस थीटा पर यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया, एल बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। और अब इसका कुछ, एक तो रोटेशन की वजह से कुछ इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखते हैं सीधा। आईसीएम तो आपको पता है, रॉड का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे VCM क्या डालेंगे, Vx प्लस Vy का स्क्वायर, विच विल बी VCM स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब ये Vx और Vy आपको पता है यहाँ पे थीटा की टर्म्स में, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से ओमेगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है, तो आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई थीटा के टर्म्स में, ठीक है। अब आपकी ओमेगा आ गई तो आप अल्फा भी आराम से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था काइनेमेटिक्स में, A इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली इसी का एक एनालॉगी होता है रोटेशनल के अंदर, विच इज अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा, सॉरी वी डी वी बाई डी एक्स बताया था, तो डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये इनके एनालॉगी होते हैं सीधा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इससे क्या आएगा, आपकी अल्फा की भी वैल्यू आ जाएगी थीटा की टर्म्स में, तो ये कुछ वैल्यू आई। अब यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई, आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो आपकी दोनों चीज़ें आ गई थीटा की टर्म्स में, तो आप यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस एग्जांपल ये एग्जांपल एक्चुअली कोलिजन का ही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक रॉड है जिसकी मास m है और लेंथ l है,
और ये किसी हाइट से नीचे गिरता है और ये इनिशियली हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और अभी गिरता है, उसके बाद इस जब ये यहाँ से टकराता है एक एंड पॉइंट से, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक इम्पल्स आया तो सेंटर ऑफ मास तो नीचे आएगा ही आएगा, बट उसकी वेलोसिटी कुछ रिड्यूस होगी, बट उसके साथ कुछ ओमेगा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस ओमेगा की वजह से हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि वी हैव टू शो दैट द रॉड विल एक्वायर मैक्सिमम ओमेगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि h हाइट से जब ये नीचे तक आएगा तो इसकी v0 कितनी एक्वायर कर लेगा। v0 विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ये तो नॉर्मल है। और अब क्योंकि ये इम्पल्स कुछ यहाँ पे मिल रहा है उसको नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, तो ये इम्पल्स क्या करेगा, दैट विल चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेट अस से कि इसकी कुछ वेलोसिटी v हो जाती है ऊपर के डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस मोमेंटम की वजह से। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू m v प्लस v0। v0 तो हमको पता है, v नहीं पता, ठीक है। अब क्योंकि ये एक एंड पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से किसी डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये एक एंगुलर इम्पल्स भी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कोई और फोर्स तो लग नहीं रही, बस एक इम्पल्स लग रहा है, तो ये इम्पल्स इसको रोटेशन प्रोवाइड करेगा, एंगुलर इम्पल्स। इस इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी, jn, जिसकी वैल्यू है n dt इंटू एल कॉस थीटा, ठीक है। l/2 कॉस थीटा कैसे आया, l/2 तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, रॉड की सेंटर ऑफ मास से, थीटा ये है, तो l/2 कॉस थीटा ये कितना आया, l/2 कॉस थीटा। दैट विल बी इक्वल्स टू ICM इंटू ओमेगा। अब ICM कितना है, ml²/12। ये आपको बताया था रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सेस, तो वो कितना ICM होता है, ml²/12। तो ये इक्वेट करेंगे तो आपकी एक ओमेगा की वैल्यू आ गई v और थीटा की टर्म्स में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आपको बताया है, वो ये जो आप कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसके लिए बताया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले के लिए। ये तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट आप ये देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये वाला जो फॉर्मूला लगता है, ये एक पॉइंट के अबाउट लगता है, ना कि पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। अब पॉइंट के अबाउट का क्या मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी हो गई है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, इस पॉइंट की ऊपर की डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी। अब लेट अस, हमने माना था कि v सेंटर ऑफ मास जो है इसका v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस ओमेगा l/2 कॉस थीटा, ठीक है। रोटेशन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी आएगी कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा इन दोनों सर्फेसेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर कितनी हो गई, v प्लस ओमेगा l/2 कॉस थीटा, ओके। सो ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आपकी पुरानी वाली v0 ही होगी, क्योंकि ये वाला एंड भी v0 से ही गिर रहा होगा, ठीक है। और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है तो 1 है। तो ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे तो उस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे, ना कि बॉडी की वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखते तो वो सिर्फ v थी, लेकिन हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की नहीं डाली है, बल्कि उस पॉइंट की डाली है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें थोड़ा। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आएगी और ओमेगा और थीटा के टर्म्स में, और आप यहीं पर v की वैल्यू ये वाली इस पुरानी वाली इक्वेशन में डालेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। इससे क्या होगा, आपका ओमेगा आ जाएगा थीटा के टर्म्स में, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ओमेगा मैक्स की वैल्यू बतानी है। अब अगर आप ओमेगा के ये जो आपको वो आया टर्म आया, इसके अंदर डी थीटा एक वेरिएबल है। आपको पता है ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब डी ओमेगा बाई डी थीटा 0 हो जाएगा। आपको मैक्सिमम और मिनिमम आप मैथ्स में पढ़ेंगे, उसके थ्रू आपको पता चलता है। तो इसको हम 0 पुट कर देंगे तो उससे हमारी थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, डी ओमेगा बाई डी थीटा। डिफ्रेंशिएट करके इसको हम 0 पुट कर देंगे तो उससे थीटा की कुछ वैल्यू आएगी। तो आप वो थीटा की वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो आपको ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो आपकी ये